आपने कराची के मुस्तकबिल, हाल और आने वाले खतरात से लोगों को आगाह किया। इस मौजूदा बारिश के बाद तबाही को देख के कराची का जो मरीन इकोसिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ 2 दरिया थे, लेकिन दोनों दरिया आर नाउ टेक्निकली कन्वर्टेड इनटू नालाज। डिजास्टर शहर में खुदा न खास्ता होता है तो हम उसके लिए कितना हद तक प्रिपेयर हैं? मैं नहीं समझता प्रिपेयर्ड। 181 मिलीमीटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। शहर कराची वो शहर है जो हर दफ़ा एक नए बहरान का शिकार होता है, मगर न जाने इस शहर के साथ और इसके बासियों के साथ किसकी दुआ है कि शहर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इस शहर के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शहर की तबाही पे नूहा तो करते हैं, तनकीद तो करते हैं, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कुछ करने से गरेजा नजर आते हैं। मगर आज हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद एक ऐसा शख्स कि जिसने इस शहर के अंदर एक ऐसा काम कर दिखाया कि जो कि आलमी सतह पे अपनी पहचान बना चुका है, जिसको कहा जाता है कि अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन। उसके बानी आज जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहतरम जनाब मसूद लोहार साहब। तो आइए इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफियात में से आज हमारे इस पॉडकास्ट एट 5 के लिए। सर पहले तो ये बताइए कि अर्बन फॉरेस्ट बनाने का ख्याल क्यों कर आया, इसकी क्या ज़रूरत थी और इसके तहत क्या काम लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम का पाकिस्तान में हेड था और 16 ईयर्स तक मैंने वहाँ पे कंजर्वेशन पे पूरे पाकिस्तान में काम किया था, और उसी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की या एनवायरमेंटल सिचुएशन जो थी पाकिस्तान की, वो बड़ी अच्छी खासी थी। फिर 2020 में एक कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें कुछ एक ऐसा पर्सनल कोई सानहा हुआ जिसकी वजह से मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, और मैंने कहा कि मरने से पहले कोई बड़ा काम करके कंट्रीब्यूट किया जाए। तो उस वक्त मेरा एनालिसिस ये था कि 2 शहर बड़े खतरे में थे हर लिहाज से, एक लाहौर, दूसरा कराची। जो कराची चूँकि कोस्टल मरीन इकोसिस्टम था और उसकी अपनी और डायनामिक्स थी, क्योंकि वो तकरीबन पूरे मुल्क की इकोनॉमी का नर्व लाइन है। तो फिर मैंने यहाँ से शुरुआत की, और मैंने सिंध गवर्नमेंट से हमारी बातचीत हुई और उन्हें हमें एक लैंड के लिए एनओसी दी, और ये हमने काम शुरू किया। फिर उस काम के करते दौरान, अर्बन फॉरेस्ट लगाने के दौरान, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट लगाने के दौरान, हमने और चीज़ों की मसाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जो कराची के बेसिक मसले हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला हुआ। मसूद साहब, आपके अर्बन फॉरेस्ट में वो परिंदे भी आके इस शहर की, इस फॉरेस्ट की शोभा बढ़ाते हैं जो कि यहाँ से चले गए थे। इसमें साइबेरियन बर्ड है, मुख्तलिफ बरआज़मों से है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अर्बन फॉरेस्ट का रुझान हमारे दीगर शहरों में भी परवान चढ़ा सकता है? बिल्कुल चढ़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। लाहौर से तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को आगे चल के इसको सीरियस लेना पड़ेगा। हर जगह को न सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन वेटलैंड्स भी लगानी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मसूद साहब, आपने अपने इस करियर में बहुत से फोरम्स पे कराची के मुस्तकबिल, हाल और आने वाले खतरात से लोगों को आगाह किया। आपकी
वो बातें आज लोगों के सामने जाहिर करती हैं कि कराची एक बड़े खतरे से दो चार है, जिसका हमें अंदाज़ा होता है इस मौजूदा बारिश के बाद तबाही को देख के। इस बात की क्या वजह है कि ये तबाही और ये सैलाब सी सूरत-ए-हाल हर साल पैदा होने लगी है? देखिए, एक तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज और जो डायनामिक्स है पूरे दुनिया की, वो है। वो तो देखें नॉर्थ में हम तो पहले ही कहते थे कि नॉर्थ की ज्योग्राफी चेंज होगी, गिलगित बल्तिस्तान की चेंज होगी, मालाकन डिवीजन की ज्योग्राफी चेंज होगी, केपी के 2-3 अजला की ज्योग्राफी मुकम्मल चेंज होगी। और उनकी ज्योग्राफी चेंज होने से इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि डाउनस्ट्रीम पानी के जो फ्लोज हैं उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो किस तरह पड़ता है वी डोंट नो, और वो हो रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था हिजर में एक नाला जो है अचानक पैदा हो गया है, आउट ऑफ नोवेयर। तो ये, लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो जो लोग अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते, जो नहीं समझ रहे कि कराची का जो मरीन इकोसिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ 2 दरिया थे, लियारी और मलीर, दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। ओरिजिनल शहर भी दोनों दरियाओं के बीच में था। ये दोनों एक्टिव दरिया हैं, मतलब 40 से 50 किलोमीटर का लेंथ है, और इतनी बड़ी इनके माउथ्स भी थे। लेकिन दोनों दरिया आर नाउ टेक्निकली कन्वर्टेड इनटू नालाज, जहाँ पे सूरज का पानी जा रहा है, पॉल्यूशन है, और उसको श्रिंक कर दिया गया है। क्या आलमी सतह पे कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि दो दरियाओं को, दो नदियों को जिस तरह कराची में नालों में कन्वर्ट कर दिया गया, उसी तरह किसी और तरक्यात मुल्क में ये मिसाल मिलती है? नहीं नहीं, आप यूरोप में देखें, लोग तो अपने दरियाओं में नेविगेशन करते हैं। थैमस दरिया को देखें, जो इनका है बरतानिया का, लंदन का, उसमें तो वो नेविगेशन भी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दोनों हमारे दरिया जो एक्टिव हैं, अगर इस प्रॉपरली रिहेबिलिट हो जाएं, आप दोनों दरियाओं में नेविगेशन कर सकते हैं। आप बोट्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ला सकते हैं। ट्रैफिक बहुत सारा आपका कार्गो आप भेज ऊपर भेज सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। मतलब हमारा जो, अच्छा मैं थोड़ा ज्योग्राफी आपको और बता दूं कि फिर 2 यहाँ पे मेन आपकी आउटलेट सी टुवर्ड्स द सी, कोरंगी और गिदरी। गिदरी आपको पता है इट्स कन्वर्टेड इनटू हाउसिंग कॉलोनी। फिर कोरंगी क्रीक को भी अगर आप 19th सेंचुरी के मैप्स देखें और अभी गूगल अर्थ में देखें, तो श्रिंक होकर छोटी सी नाली बन गई है। उसकी 5 सब क्रीक्स थी कोरंगी क्रीक की, पांचों की पांचों ऑक्यूपाइड है। फिर आप आ जाएं कि जो एस्चुरीज थी दोनों दरियाओं की, जहाँ पे वो पानी जाके समंदर में मिलता है, वो आप अभी मैं रिसेंटली गया था लियारी नदी की एस्चुरी देखने, तो वो एक गंदा नाला जो है प्लास्टिक और हैजर्डस वेस्ट का, वो डंप एरिया है, मच्छर कॉलोनी में है वो। दोनों की डेल्टाएं नहीं है। डेल्टा वो चीज़ है जब बारिश का पानी आता है मीठा, तो दरिया अपने साथ सिल्ट ले आता है, और सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होके एक बड़े जगह पे मड फ्लेट्स बना देता है, जो बफर होता है बिटवीन द मेन सी एंड द मेन लैंड। समंदर और मेन लैंड से बफर होता है, और वही वो जगह होती है जहाँ पे मड फ्लेट्स भी बनते हैं, जहाँ पे लेगून्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके फिश और श्रिम्प की वो नर्सरी भी होती हैं, फिर मैनग्रोव्स वगैरह की भी होती हैं। फिर ये कि वो एब्जॉर्ब कैपेसिटी, जो बैक वाटर कहते हैं। जो यहाँ की लेगून, जो 2 बड़ी लेगून थी, उसमें एक थी ओबायो लेगून। अब मसला ये है कराची का कि कराची की हिस्ट्री के बारे में उर्दू या अंग्रेजी में बहुत कम मटेरियल है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये मैंने यहाँ आके रियलाइज़ की। लेकिन सिंधी में बहुत है। अब सिंधी में मैं समझता हूँ कि किसी शहर के बारे में जितनी दास्तानें, जितनी प्रिंटेड और इवन फोकलोर, वो कराची के बारे में है। और आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि इट वे गोज बैक टू 7000 ईयर्स ओल्ड तक, जब राम और सीता यहाँ आए थे, या उससे पहले की जब इंडस वैली साइट डिस्कवर हुई है इस एरिया में, गडाप में, जिसपे इंटरनेशनल अभी जोनाथन मार्कनार साहब जो है वो एक्सकेवेशन भी कर रहे थे। उनको बड़ा आए भी थे मेरे पास, उन्होंने कहा था कि जी फलां फलां शेल्स जो है के समंदर से, ये उनकी ज्वेलरी में थे। लेकिन ये, अच्छा फिर रॉक कार्विंग्स हैं कराची के मदाफात में, रॉक कार्विंग्स भी हैं। लेकिन ये रियल एस्टेट के चक्कर में लोगों ने ये सब चीज़ें भुला दी। और अब आप आ जाएं, जो ओबायो लेगून थी, पूरा 3 तलवार, 2 तलवार, हिजरत कॉलोनी, श्री जना कॉलोनी, बोट बेसन का ये एरिया, ये जाके पीछे समुद्र तक, ये पूरी एक लेगून थी जिसका नाम ओबायो था। और ये राजा दलू राय ने
ये एक लेजेंड है जो पब्लिश भी है। मोरलो जो था, जो टिपिकली स्पीकिंग ही वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ कराची, और उसकी मज़ार जो है वो मसूर बेस में अंदर है। अब पहले उस पे मेला भी लगता था, लेकिन फिर बाद में जब वो मेला भी बंद कर दिया। हालांकि वो कराची का इंडिजिनस फेस्टिवल था जिसको होना चाहिए था, वो होना चाहिए, इट्स गुड फॉर द सोल ऑफ द सिटी। तो उसके वालिद का नाम ओबायो था, उसको ये जागीर दी थी राजा दलू राय ने, जिसके नाम से ये फिर लेगून बनी। तो फिर उसके बाद आप आ जाएं कि लोग ये समझते हैं कि केमाड़ी जो है, जो पोर्ट हमारा है, ये मेनलैंड, ये मेनलैंड नहीं है, ये आइलैंड था। अब्दुल्ला शाह गाजी का जो जो हिल है, ये भी आइलैंड था। फिर आप आ जाएं बाथ आइलैंड वॉज एन आइलैंड। राजा दलू राय का जो महल था वो बाथ आइलैंड पे था, और वो एक आइलैंड के ऊपर था। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमने क्या कर लिया है, मतलब कितना हमने ऑक्यूपाई कर दिया, हमने कौन सी जगह छोड़ी है। आखिरी मेजर साइज में एक्टिविटी 1945 में होती, सबडक्शन जोन पे, मकरान सबडक्शन जोन पे, जिसकी वजह से सुनामी आई थी। और सुनामी ने, उस वक्त की रिपोर्ट्स तो ये हैं कि जी 4000 लोग मरे थे, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं थी। हमने काफ़ी फिशिंग कम्युनिटीज़ के जो विलेजेस हैं, जो मछेरे रहते हैं पुराने इंडिजिनस मनोड़ा के, और फिर आगे मंजार और ये जो एरियाज हैं, तो वो लोग, ऐसे भी लोग हमें इंटरव्यू दिए जिन्होंने बताया कि जी उनकी पूरी की पूरी फैमिली स्वीप ऑफ हो गई, यानी चली गई पानी में। तो ये प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपके अंदर है। अल्लाह ताला का करम है कि 1945 के बाद कोई बड़ा डिजास्टर यहाँ नहीं आया, और अगर आता तो शायद बहुत बड़ा सानहा होता। मसूद साहब, आपने जैसा कि कहा कि ये अल्लाह का करम है कि इस शहर में कोई तूफान नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अल्लाह की रहमत से इंसान हकीकी मानों में मुस्तफ़ीद होने के लिए तैयार है, या हमने वो तैयारियां कर रखी कि अगर कोई डिजास्टर शहर में खुदा ना खास्ता होता है तो हम उसके लिए कितना हद तक प्रिपेयर हैं? मैं नहीं समझता प्रिपेयर्ड है। देखें, मैं आपको इसकी डायनामिक्स बता दूं डिजास्टर्स की। ये तो 181 मिलीमीटर की बारिश है तो कुछ भी नहीं है। ये तो खेल तमाशा है। ये तो डिजास्टर मैं मानता भी नहीं हूँ। ये तो फ्लैश फ्लड है। थोड़ी बहुत आप जो इंजीनियरिंग कर लें, बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। ये अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो इसका भी सोल्यूशन मौजूद है कि आपके पास फ्लैश फ्लड नहीं होगी। यानी कि हम जिस तकलीफ का शिकार हुए हैं इस बारिश से, इससे हम बच सकते हैं। 300 मिलीमीटर की बारिश मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कराची को कुछ नहीं कर सकती। आप सावन एंजॉय करेंगे, आप झूले लगाएं, आप एंजॉय करें, कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन है। मुझे तो लगता है कि आप ख्याली बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इस बारिश में 24-24 घंटे लोग सड़कों पे खड़े रहे हैं मसूद साहब, यार लोग अपने घर नहीं जा सकते। जिस जगह 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से 2 दरिया हों, और जिस जगह पानी की टेबल इतनी नीचे हो और हिल्स भी हों, वहां पानी कैसे? आप 2-3 सॉल्यूशंस हैं। री इंजेक्ट करें पानी को। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि ऐसी जगह जहां पे, काफी ऐसी जगह है, शारा फैसल पे ऐसी जगह है जहां पे वाटर टेबल बहुत कम है, आप बोर कर दें और उसको गाइड गाइड कर दें पानी को, तो आपका पानी वापस से री इंजेक्ट हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, आपका किफ रिचार्ज होएगा। लियारी और मलीर के दोनों दरियाओं के पेट में कोई 2000 ऐसी जगह हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे आप वेटलैंड्स बना दें, रेन वाटर हार्वेस्ट करें, पानी को रिटर्न कर दें, वो लोटस रिलीज लगा दें, उनको माइक्रो इकोनॉमी में, इको टूरिज्म में कर दें। लेकिन ये नहीं करना हमने। हमारी आइडेंटिटी क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हम है क्या? व्हाट इज द फेस ऑफ कराची? चील, कवा, चूहा, कॉकरोच, गंदा नाला, ठीक है ना? और हम बड़े इतराते हैं कि जी बड़ा हमारे मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा तुम्हारा घर कितने का है? डिफेंस में रहते थे। कहना 16 करोड़ रुपए का है, माशाल्लाह। मैंने कहा यार जबरदस्त। मैंने कहा कैसी? सिंपल जबरदस्त। खांस रहा था तो मैंने, खांस क्यों खांस रहे हो? कहना यार मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। मैंने कहा घर में और किसको है? कह रहे हमारी पूरी फैमिली को है। मैंने कहा ये साइनस का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोरगी की जो हवा आती है ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वो इंडस्ट्रियल जो जो आप ले रहे हैं ये वो है, ये साइनस वाइनस नहीं है, आपकी एयर क्वालिटी खराब है। अगर आपके मैनग्रूव्स होते जो थे तो ये डिफरेंट होता। जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ना हो तो 16 करोड़ का घर हो या 16 अरब का घर हो,
पानी के लिए आपको टैंकर लाते हैं, बिजली के लिए आपने जनरेटर भी रखा हुआ है, यूपीएस भी रखा हुआ है और सोलर रखा हुआ है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि बिजली चली जाए। और गैस के लिए आपने एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ है कि हो सकता है कि गैस लोड शेडिंग हो जाए और बच्चों को खाना नहीं मिले। ये कहाँ की बात है? ये मैं मच्छर कॉलोनी की बात नहीं बता रहा, ये मैं डिफेंस क्लिफ्स की बात बता रहा हूँ। अगर ये आपकी औकात है 21वीं सदी में, तो आप सिर्फ ये सोचें कि 10 सालों के बाद क्या होगा। सही फरमा रहे हैं मसूद भाई, मगर जो हमारे शहर के अंदर अब सिचुएशन पैदा होने लगी है, इसके अंदर हम हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत का काम बज़ाहिर ये नज़र आता है कि विजिट्स हो गए, खुद नुमाई तस्वीरें खींच गई और लोगों के साथ दो मीठी मीठी बातें हो गई। मगर शहर जब तक ठंडा नहीं होता, जब तक कि वो तूफान ना गुजर जाए, इस तूफान को हम कैसे रोक सकते हैं मसूद साहब? देखिए, सोल्यूशन मौजूद है, हम कहते आए हैं, लिखते आए हैं, पब्लिश्ड है, करके दिखा दिया है, कर सकते हैं। बाकी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने लगाऊं, मेरे पैसे थे, मैंने लगा के ये फॉरेस्ट लगा के देखा दिया। अगर कोई सोल्यूशन करना चाहे तो है, अगर नहीं करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि दो हमारे पास नदियां हैं, दो रिवर्स हैं, और आपके मुताबिक अगर 300 मिलीमीटर बारिश भी शहर में गिरती है तब भी हम एंजॉय करते हैं, तो वो पानी की इवैक्यूएशन उस नदियों तक कैसे होगी? या कोई ये कोई मैं अगर कोई मेरी बात सुन रहा है जो इंजीनियर है, कॉमन सेंस की बात है, आपको साइफन इफेक्ट क्रिएट करना है ना। वो कुदरत ने बनाया हुआ है कि जो कहीं भी रिवराइंस आएंगी वो लियारी में आएंगी या मलियर नदी में आएंगी, और वो रिवाइंस कैरी करके 50 किलोमीटर का सफर तय करके आके अपनी डेल्टा में डालेंगी। लेकिन आपने उसका डेल्टा छोड़ा ही नहीं है। आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, एक तजर्बे के तौर पे कभी आप मच्छर कॉलोनी की उस जगह पे जाएं जहां लियारी नदी समंदर में पड़ती है। सबसे बड़ा हब है वो हैजर्डस वेस्ट का और गंदे नालों का। आप दरियाओं से देखें, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर जो है वो है ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नदियों के बारे में है। दरियाए सिंध के बारे में वो कहता है, उसको ग्लोरीफाई करता है, सरस्वती को ग्लोरीफाई करता है, ब्रह्मपुत्रा को ग्लोरीफाई करता है। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि नदियां जो है ना उनकी रूहें होती हैं, नदियों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें। मैं कोई 3 सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि रावी वापस बिफर के आएगी, लाहौर को डुबोएगी। इस दफा आ गई है। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि 80,000 क्यूसिक्स पानी आ चुका है। हालांकि इट्स अ डेड रिवर, क्योंकि ये तो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये तो इंडिया के जाना चाहिए। सतलुज में पानी आ गया है, लाखों क्यूसिक्स में आ गया है। आप दरियाओं के साथ अभी ये इंडस के साथ छेड़छाड़ करें। देखिए, इंडस के लिए मैं बता दूं, यानी कि जो कनाल्स वाला मामला है उसको लेके बात। हाँ वो भी और अदरवाइज भी, क्योंकि यहाँ ये मुल्क अफलातून होगा ना। यहाँ पे आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो रिकॉर्ड में कहेंगे कि जी समंदर में जो पानी जाता है ना दरिया सिंध का, वो तो जाया हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि दरियाए सिंध का जो डेल्टा है, इंडस डेल्टा, वन ऑफ द 200 इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट डेल्टा, वो उसका सिर्फ 96% खत्म हो चुका है। सिर्फ 4 या 6% रहा है, खत्म है, डेल्टा खत्म हो गई है। क्यों ये आपका एल नीनो इफेक्ट होता है? क्यों आपका मानसून जो है वो पेशावर में क्यों मिनी साइक्लोन्स आते हैं? चकवाल इज अ हिली एरिया, या नॉर्थ में क्यों ये हो रहे हैं सारे जो हो रहे हैं तमाशे? ये इसलिए हो रहा है कि आपकी डेल्टा उसको बैलेंस करती थी, मड फ्लिप्स बैलेंस करते थे, आपने उसको खत्म कर दिया। अब पानी अगर नीचे नहीं आ रहा तो समुद्र ऊपर आएगा। मतलब मुझे ये बताएं, क्यों नॉर्थ में अताबाद झील बनी? क्यों अताबाद झील 2010 में बनी ना, वहां तो पहले झील नहीं थी। ये वार्निंग थी खुदा की तरफ से कि गड़बड़ कर रहे हो, ज्योग्राफी चेंज होगी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, पूरे जीबी की, कश्मीर के बड़े हिस्से की, और केपी के 3-4 मलाकंदवीन पूरा, जिसमें सवा पिया जाता है, ये सारे एरियाज, और 3-4 और अजला, इनकी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। और उस ज्योग्राफी की चेंज की वजह से जो छोटे रिवर्स हैं, जैसे दरियाए सवात है, दरियाए सुआ है, दरियाए चित्राल है, दरियाए काबुल है, ये छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूटिंग रिवर्स हैं, उनकी भी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी।
मसूद साहब, आपने आज हमसे गुफ्तगू के अंदर जो बातें की हैं वो डेफिनेटली कई रास्तों को, कई दरीचों को खोलती नज़र आती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शहर के अंदर बेजा गैर हंगम तामीरात और कंस्ट्रक्शन का इलीगल रुझान भी इस शहर को तबाही पे लेके जाने का बाइस बन रहा है? बन नहीं रहा है, बन गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं, क्या आप पूरी शीरीं जिना कॉलोनी, पूरी जिजरत कॉलोनी जो दायरा गैर कानूनी बनी है, समंदर के ऊपर, लेगून के ऊपर ऑक्यूपाई करके बनाई है, क्या आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं? क्या आप एयरमैन क्लब और गोल्फ क्लब को अनडू कर सकते हैं जो सब क्रीक से ऊपर बने हुए हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो हम बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब ये सिर्फ आएगी, डिजास्टर आएगा। एक मेयर क्या करेगा, एक हुकूमत क्या करेगी? पूरी ज्योग्राफी जब आपने चेंज कर दी है तो आप क्या करेंगे? अब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो भी रियल एस्टेट का काम करता है, मैं चैलेंज से कहता हूं, या जो भी इलीट क्लास के लोग हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, सब ड्यूअल नेशनल्स हैं। इंडिया में कोई भी ड्यूअल नेशनल नहीं हो सकता, वहां आपको एक पासपोर्ट रखना है। अगर आप ये भी कानून यहाँ नाफिज कर दे, पाकिस्तान के बड़े मसले हो जाएंगे। भाई क्यों? एक बंदा यहाँ का भी पासपोर्ट है, किसी और जगह का भी पासपोर्ट है, वो यहाँ क्या करेगा? यहाँ तो टूरिस्ट है। अगर आप रियल जो ड्यूअल नेशनल्स खत्म कर दें, बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। बाकी ये कि कराची की ज्योग्राफी इतनी चेंज हो चुकी है और खतरों में है। खतरे भी बता देता हूं मैं। देखिए, सबडक्शन जोन जो होता है, जिसमें अरबियन प्लेट इंडियन यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट कर रही है, और उसके साथ फिर ट्रिपल जंक्शन है, जो इंडियन प्लेट है वो भी वहाँ पे हो रही है। ये जो जिसको हम मकरान सबडक्शन जोन कहते हैं। अब वहाँ आखिरी एक्टिविटी हुई थी 1945 में, जब ज़िलज़िला आया और सुनामी आई। अब वहाँ 80 सालों से एनर्जी जमा हो रही है, जो हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। अल्लाह रहम करे 80 साल फिर ना आए, 100 साल ना आए, लेकिन इस पे लिए हम इस तरह तो बैठ नहीं सकते ना कि वो इतना करीब, इतना बड़ा जो है वो मौजूद हो और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। ऐसे शहर में जहाँ पे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, जहाँ पे आपने हाई राइजेस बना दी हैं रिक्लेम्ड लैंड पे, जो शहर खुद माइनर लांडी माइनर साइज्मिक फॉल्ट के ऊपर है, जो अभी 40-50 जो छोटे छोटे जल्जले आए थे, और जो शहर अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट से इम्पेक्ट होता आ रहा है, और हिस्ट्री में उसकी मिसालें, मैं मिसालें भी आपको देता हूँ। तो फिर आप, मतलब अगर आंखें बंद किए न हुए तो फिर क्या है? मसूद साहब, हमारे इस समंदर को, जिसको बहरा अरब कहा जाता है और जिसे आम ज़बान में क्लिफ्टन कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग वहाँ पे मरी हुई मछलियाँ दिखा रहे होते हैं। बल्कि अब तो शायद वो मरी हुई मछलियाँ भी नज़र नहीं आती, उसमें से जो आबी हयात थी वो ख़त्म हो गई है। इसकी क्या वजह उसमें शहर का डंप होने वाला सारा सेवेज है, या उसकी नमकियात, या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है पानी की, कि जो आबी हयात वहाँ परवान नहीं चढ़ पा रही? 70 करोड़ गैलन सूरज का पानी, इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। हर रोज, 70 करोड़ गैलन। और उसकी वजह से अलगई ब्लूमिंग ऑन एन एवरेज 15 फुट है। इसको डिफाइन करें, अलगई ब्लूमिंग। अलगई ब्लूमिंग, जब पॉल्यूशन जब जाएगी ना, तो वो अलगई जायज होती है, उसकी दुनिया में पूरी में होती है। अरब सिटीज हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट भी जाता है, सब ट्रीट करके भेजते हैं, नहीं भी भेजते। 2 फुट 3 फुट 15 फुट की अगर लेयर हो तो कॉमन सेंस मानता है कि फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन जाएगी। अभी बीच में ये शेल्स मर मर के सीपियां आ रही थी। पढ़े लिखे लोग जो कंजर्वेशन का काम करते हैं, उनसे ओपिनियन मांग रहे हैं, तो कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई ये कौन सा नेचुरल प्रोसेस है कि डीप सी से मरीन लाइफ मर मर के आपके बीचेस पे आ रही है, और पाइल्स एंड पाइल्स ये रेगुलरली मर रही है। आती है आपके पास तब है जब आपके पास सुपरा टाइड आती है, या हाई टाइड, एक जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो वो खींच के बाहर ले आती है। अदरवाइज तो डेली बेसिस पे मर रही है। क्यों बलूचिस्तान के लोगों ने मुजाहरे किए थे ग्वादर में, पसनी में,
कि जी सिंध के मछेरे हमारे एरिया में ना आए, हमारी मछली वो ले जाते हैं। वो उनका कहना ये था कि बहुत ही पतला जाल लेके आते हैं ये लोग, जो कि हमारा बोचा भी ले जाते हैं। तो एक अलग एक एनाइलेशन है, एक अलग चीज़ है कि वो जी डीप सी ट्रॉलर्स जो है वो चलाते हैं और ये सारा कर रहे हैं। लेकिन समंदर सिंध के वाटर्स में, कराची के इतराफ में मछली कम है, इसलिए वहां जा रहे हैं ना बलूचिस्तान। क्यों जाएंगे इतना फ्यूल जला के? और ये बात जो है, ये 70 करोड़ गैलन वाले पानी को ट्रीट किया जा सकता है ना। 4 ट्रीटमेंट प्लान है, चल नहीं रहे। उसको तो छोड़े, डीएचए तो एक प्राइवेट एंटिटी है ना भाई, हाईली अर्निंग बॉडी। गवर्नमेंट के लिए तो आप कहते हैं कि सरकार में कोई हाल नहीं है, सरकार काम नहीं करती। भाई आप तो यूर डिसिप्लिन्ड इदारा। उनका जो जो है जो ट्रीटमेंट प्लांट डॉल्मेन के पीछे, उसके साथ मैकडोनल्ड के साथ ताला लगा हुआ है, नहीं चल रहा। मसूद साहब, आपके साथ गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहें, मगर एक ब्रेक के बाद।